हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से हैं। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की क्लासेस के बारे में। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि आपको मैंने सिलेबस करवा दिया है और अब 10th क्लास की क्लासेस चलेंगी। तो आज 10th क्लास का जो पॉलिटिकल साइंस वाला पोर्शन है उसका चैप्टर 1 हमने लिया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं बिना अपने टाइम को वेस्ट किए हुए। तो जैसे कि आप सभी बच्चों को स्क्रीन के ऊपर नाम दिख रहा होगा, चैप्टर का नाम है आपका पावर शेयरिंग यानी सत्ता की साझेदारी। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे पावर्स को अलग अलग लेवल्स पे डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं उनके बीच में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पावर का जो या फिर जो सत्ता है उसकी साझेदारी क्यों जरूरी है, सत्ता की साझेदारी क्या होती है, ये सारे टॉपिक जो है हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज पावर शेयरिंग यानी सत्ता की साझेदारी क्या है। सत्ता की साझेदारी का जो मीनिंग होता है या अर्थ होता है, उसका मतलब होता है सरकार की अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं उनके बीच में पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। इसके अलावा जो अलग अलग लेवल्स है या फिर जो ग्रुप हैं जो देश में बने हुए हैं, सामाजिक स्तर पर जो ग्रुप बने हुए हैं उनके बीच में शक्तियों को या पावर को बांटना ही पावर शेयरिंग कहलाती है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय लेवल की सरकारों के बीच में शक्तियों को बांटना। इसके अलावा जो आपकी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका यानी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना। इन लेवल्स, अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में या फिर कम्युनिटी बेसिस पे जो पावर को शेयर किया जाता है, ये इसलिए शेयर किया जाता है ताकि देश में शांति व्यवस्था बनी रहे और जो लोकतंत्र है या डेमोक्रेसी है वो अच्छे से देश की शासन व्यवस्था को चलाने में या जो लोकतंत्र है उसको मजबूत बनाने में हमारा और सरकार का सहयोग हो सके। इसलिए हम पावर्स को अलग अलग लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अलग अलग लेवल पे शेयर करते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे की पॉइंट आपको दिया हुआ है कि पावर शेयरिंग जो है वो क्या करता है, कन्फ्लिक्शन को या मतभेद को कम करता है और हमारा जो डेमोक्रेसी है उसको क्या करता है, मजबूत करता है। इसलिए पावर शेयरिंग हम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है वहां पे पावर शेयरिंग का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करते हैं वाई पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट यानी सत्ता की साझेदारी क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसके दो कारण हैं। पहला है आपका प्रूडेंशियल रीजन यानी व्यवहारिक कारण, दूसरा है मोरल रीजन यानी नैतिक कारण। अगर प्रूडेंशियल रीजन के बारे में बात करें तो सामाजिक स्तर पर या सोशल लेवल पर जो कन्फ्लिक्शन होता है उसको कम करने के लिए, इसके अलावा जो वायलेंस है उसको प्रिवेंट करने के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए और प्रमोट नेशनल यूनिटी यानी राजनीतिक जो राष्ट्रीय स्तर पर जो एकता है उसको मजबूत बनाने के लिए पावर शेयरिंग करना बहुत जरूरी है, सत्ता का विभाजन करना बहुत जरूरी है। यह है व्यवहारिक कारण यानी प्रूडेंशियल रीजंस। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मोरल रीजन की यानी नैतिक कारण के बारे में बात करें तो पावर शेयरिंग जो है या फिर जो सत्ता की साझेदारी है उसे लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक मार्क का क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सत्ता की साझेदारी या पावर शेयरिंग को स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी या लोकतंत्र की आत्मा कहते हैं। ठीक है, और हर एक नागरिक जो है शासन में भाग लेने का अधिकार है। हर एक व्यक्ति जो है वो अब देश की शासन व्यवस्था को चलाने में भागीदार बन सकता है। ये इस वजह से पावर्स को शेयर करना, ये सत्ता की साझेदारी करना बहुत जरूरी है। तो ये इसके मोरल रीजन या फिर ये इसका नैतिक कारण है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसलिए हम कह सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूडेंशियल रीजन का मतलब है बेटर आउटकम्स यानी जो व्यवहारिक कारण है उसका मतलब है कि देश में पावर या सत्ता का विभाजन करने से जो आउटकम है या रिजल्ट है उससे बेहतर आए। दूसरा मॉरल रीजन है कि सत्ता की साझेदारी का नैतिक कारण यह है कि अगर सत्ता की साझेदारी अलग अलग स्तर पर किया जाएगा तो इससे देश में जो लोकतंत्र है वो काफी मजबूत होगा, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं वो और भी मजबूत होगी और वो पूरे लंबे समय तक बनी रहेगी। ठीक है, आई होप ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आपकी एनसीईआरटी बुक में दो केस आपको दे रखे हैं, केस स्टडी दे रखी है। फर्स्ट आपको दे रखी है बेल्जियम के बारे में, सेकंड आपको दे रखा है श्रीलंका के बारे में, ताकि इन दोनों मॉडल्स को आप पढ़कर ये समझ पाओ कि कौन सी शासन प्रणाली या फिर कौन सा रूल जो है, रूल रेगुलेशन फॉलो करना या देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कौन सी जो गवर्नमेंट है वो बेटर होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बेल्जियम की बात करते हैं तो बेल्जियम की सबसे पहले लोकेशन की बात करते हैं। सभी बच्चों को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, बेल्जियम जो है यूरोप की एक बहुत छोटी कंट्री है और इसका जो बॉर्डर है वो आपका फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड से मिलता है। ठीक है,
अगर यहाँ के पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, यानी यहाँ की जनसंख्या के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर डच भाषा बोलने वाले 59% है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेटा आपके एग्जाम में आता है, एमसीक्यू बेसिस पे भी आता है, या फिर अगर आप डच की सरकार को एक्सप्लेन करोगे तो वहां पर भी आपको ये डेटा बताना पड़ेगा। इसलिए इस डेटा को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा कि पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो जो आपका बेल्जियम है वहां पर डच भाषा बोलने वाले 59% है, जबकि फ्रेंच भाषा बोलने वाले 40%। इसके अलावा जर्मन भाषा बोलने वालों की संख्या 1% थी। अगर हम दूसरी तरफ देखें, दूसरी तरफ जो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स याद रखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन है, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। अब ब्रुसेल्स के अगर पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन को देखें तो वहां पर जो 80% लोग हैं वो फ्रेंच स्पीकिंग है, यानी फ्रेंच भाषा बोलते हैं। इसके अलावा 20% जो लोग हैं वो डच स्पीकिंग है। यानी अगर हम ओवरऑल देखें तो अगर बेल्जियम का कॉम्पोजिशन देखते हैं और उसकी राजधानी ब्रुसेल्स का कॉम्पोजिशन देखते हैं तो इन दोनों कॉम्पोजिशन से हमें ये पता चलता है कि ओवरऑल जो डच है उनकी संख्या ज्यादा है, डच जो है वो मेजॉरिटी में है। इज दैट क्लियर कि यहाँ पर जो डच है, डच भाषी जो है बहुसंख्यक है, यानी जो डच भाषा बोलने वाले हैं वो मेजॉरिटी में है। और लेकिन अगर हम इकोनॉमिकल और एजुकेशनल बेसिस पे देखें तो फ्रेंच स्पीकिंग लोग जो हैं उनकी संख्या कम है, वो माइनॉरिटी में है, लेकिन एजुकेशनली और फाइनेंशियली वो ज्यादा पावरफुल है। समझ में आया? ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो डच की संख्या ज्यादा है, वो मेजॉरिटी में है, लेकिन फ्रेंच जो है इकोनॉमिकली और एजुकेशनल लेवल पे ज्यादा पावरफुल है, भले ही फ्रेंच जो है माइनॉरिटी में। ऐसे में देश में जो सरकार बनाई जाएगी वो ऐसी सरकार बनाई जाए जिसमें दोनों कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अगर एक को सरकार प्रायोरिटी देती है और दूसरे को नेग्लेक्ट करती है तो यहाँ पर कन्फ्लिक्शन की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। इस चीज को ध्यान में रखते हुए बेल्जियम की जो गवर्नमेंट है वो कैसी बनाई गई थी, जैसा आपने एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा कि बेल्जियम की जो गवर्नमेंट बनी थी उसको अकोमोडेशन की गवर्नमेंट कहते हैं, यानी समझदारी की सरकार कहते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि बेल्जियम की जो गवर्नमेंट बनी थी उसे हम अकोमोडेशन की गवर्नमेंट कहते हैं, समझदारी की सरकार कहते हैं। ठीक है, और ये जो मॉडल है इसके द्वारा इसमें बात की गई सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसके जो फीचर थे यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आते हैं कि बेल्जियम की में जो सरकार बनाई गई थी उसकी मुख्य विशेषता क्या है, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गवर्नमेंट इन बेल्जियम। तो इसमें आपका पहला आ जाता है इक्वल रिप्रेजेंटेशन, यानी जो डच भाषा बोलने वाले हैं और फ्रेंच भाषा बोलने वाले उन लोगों का जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्म में भी और स्टेट गवर्नमेंट के फॉर्म में भी। ठीक है, यानी केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषा बोलने वालों की संख्या बिल्कुल बराबर होगी। क्लियर हो गया? इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। दूसरा इन्होंने बोला कि जो स्पेशल लॉ बनाया जाएगा उस स्पेशल लॉ में कम्युनिटी बेसिस पे जो अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं उन लोगों का उसकी सहमति के बाद ही किसी लॉ को पास किया जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज थी कि स्टेट गवर्नमेंट है, यानी जो राज्य सरकार है उस राज्य सरकार को जो भी पावर दी गई है वो स्वतंत्र रूप से अपनी पावर को जो है यूज करेगा अपने अधिकार क्षेत्र में। क्लियर हो गया? यानी उसको जो भी पावर दी गई है रीजनल लेवल पर वो रीजनल लेवल पर या स्टेट लेवल पर जो पावर है वो उसको यूज करने में पूरी तरीके से फ्री है। उसके अलावा एक और लेवल की गवर्नमेंट बनाई गई, सरकार बनाई गई जिसको कहते हैं कम्युनिटी बेसिस गवर्नमेंट। इसमें बेल्जियम में जो सामुदायिक स्तर पर अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग थे या उनकी कल्चर या लैंग्वेज अलग थे, वो अपने कल्चर या लैंग्वेज के बेसिस पे भी अपनी कम्युनिटी बना सकते थे। ऐसा इसलिए किया गया ताकि वो अपने आप को क्या कहते हैं अपनी जो कल्चर है अपनी जो भाषा है उसको बनाए रख सके, इसके साथ साथ जो है उनकी जो भाषा संस्कृति शिक्षा है वो उससे जुड़े रह सके। इसके लिए कम्युनिटी लेवल पे जो गवर्नमेंट है उसको प्रमोट किया गया था। इसका रिजल्ट क्या आया? इसका रिजल्ट ये आया कि देश में कन्फ्लिक्शन की स्थिति नहीं थी, पूरी तरीके से पीस मेंटेन किया गया और कन्फ्लिक्शन रिड्यूस हुआ, यानी शांति व्यवस्था बनी रही और जो मतभेद है वो खत्म हो गया। इस प्रकार जो बेल्जियम की गवर्नमेंट है वो एक आइडियल गवर्नमेंट है जिसने अपने कम्युनिटी के सभी लोगों को शामिल करके सरकार बनाया, और इसी तरह की सरकार जो है देश में कन्फ्लिक्शन को कम करती है और शांति व्यवस्था को बनाए रखती है। अब आगे हम बात करते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका के बारे में जैसा कि आप सभी जानते हैं श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है, और हमारे जो इंडिया का अगर आपने मैप देखा होगा, इंडिया के मैप में साउथ में दक्षिणतम पार्ट में जो है आपका श्रीलंका पाया जाता है। श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंका को 1948 में यानी 1948 में आजादी मिली थी, स्वतंत्रता मिली थी, और स्वतंत्रता मिलने के बाद यहाँ पर जो समुदाय है या फिर यहाँ की जो कम्युनिटी है वो 2 पार्ट में डिवाइड थी। एक थी मेजॉरिटी में जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है जिसे बहुसंख्या कहते हैं, और एक दूसरे तरफ है माइनॉरिटी में यानी अल्पसंख्यक समुदाय। तो इनके बीच में सत्ता की
जो पावर शेयरिंग है उसको अगर इक्वल लेवल पे डिवाइड किया जाता या डिवाइड करते तो शायद यहाँ पे कन्फ्लिक्शन की स्थिति नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसको हम आगे अब समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ था वहां पर। सबसे पहले अगर हम बात करें पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन की, यानी जनसांख्यिकी संरचना की अगर हम बात करते हैं श्रीलंका में, तो वहां पे जो तमिल है उनकी संख्या जो है 13% यानी 13% है, और इंडियन तमिल्स जो है वो 5% में है। इंडियन तमिल्स बेसिकली वो लोग हैं जो वहाँ श्रीलंका में एजुकेशन के लिए, अच्छे जॉब की अपॉर्चुनिटी के लिए गए हैं और वहीं जो है वहां रह रहे हैं, उनको कहते हैं इंडियन तमिल्स। इसके अलावा अदर कम्युनिटी के लोग भी हमें वहाँ श्रीलंका में है, जैसे क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन में भी सिन्हालाज और तमिल दोनों देखने को मिलेंगे आपको, और मुस्लिम्स भी हैं। ठीक है, अगर हम ओवरऑल देखें तो यहाँ पर जो पलड़ा भारी है आपका सिन्हालाज का है। सिन्हालाज जो है मेजोरिटी में है, इनकी संख्या ज्यादा है, ऑलमोस्ट वहां जो पूरी पॉपुलेशन का 74% जो लोग हैं वो सिन्हालाज है, जो सिंहली भाषा बोलते हैं। इसके अलावा 18% लोग हैं जो तमिल भाषी है, जो तमिल भाषा बोलते हैं। यानी ये पूरी ओवरऑल आपको दिखाया गया है कि जो पूरी कम्युनिटी है उसमें सिंहली भाषा बोलने वालों की संख्या 74% है और तमिल भाषा बोलने वालों की संख्या 18% है। ऐसे में जो सरकार बनाई जाएगी वो ऐसी बनाई जाए जिसमें दोनों का पार्टिसिपेशन हो, लेकिन वहां की गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। समझ में आया? ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से वहां बहुत बड़े लेवल पर कन्फ्लिक्शन होता है, जिसको हम आगे समझते हैं। उससे पहले ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में आता है कि सिन्हालाज जो है मेजोरिटी में थे श्रीलंका में, उनकी जो संख्या थी वो 74% थी, और जो तमिल है वो माइनॉरिटी में थे यानी अल्पसंख्यक थे, और उनकी संख्या 18% थी। इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं श्रीलंका में जो मॉडल अपनाया गया था, जो वहां पे सरकार ने जिस मॉडल को अपनाया था उसको कहते हैं बहुसंख्यकवाद की सरकार। हिंदी में कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे मेजोरिटेरियनिज्म। मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब है, या फिर जो बहुसंख्यक का मतलब है जिसकी संख्या ज्यादा है उसी की सरकार बनेगी। ऐसा श्रीलंका में किया गया, जिसकी वजह से श्रीलंका में जो अल्पसंख्यक है उनके जो राइट्स हैं उनको पूरी तरह से इग्नोर किया गया, जिसकी वजह से लोगों के बीच में जो है माइनॉरिटीज और जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है इनके बीच में कन्फ्लिक्शन होने लगता है। इनके द्वारा जो है जो पॉलिसी बनाई जाती है, यानी 1956 में, याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1956 में श्रीलंका का कानून बनाया जाता है। उस कानून में कुछ चीजें ऐड की जाती है और ये आपके यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, इसे आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा। सबसे पहले 1956 में जो सरकार बनी, उस सरकार ने जो सिंहली है उस भाषा को एकमात्र वहां का ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वहां की जो राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज है 1956 में सिंहली को वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था। और इसके साथ साथ जो तमिल भाषा बोलने वाले थे, यानी तमिल स्पीकिंग करने वाले जो वहां के इंडिजिनस पर्सन थे या फिर वहां के जो लोग थे, उन लोगों को जो गवर्नमेंट जॉब है या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है, इन सब में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि पूरी तरीके से जो सिन्हालाज हैं उन लोगों को ही प्रायोरिटी दी गई थी। अगर हम बात करें एजुकेशन के फील्ड में, जॉब की फील्ड में, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में, सब में सिन्हालाज का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। इस तरह सरकारी नौकरियों में भी सिन्हालाज को ही इंपॉर्टेंट रोल उनका ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा था, उनको ही प्रायोरिटी दी जा रही थी, जिसकी वजह से जो माइनॉरिटी में जो तमिल्स थे, जो तमिल भाषा बोलते थे, उन लोगों को बहुत ज्यादा वो इनसिक्योर फील कर रहे थे, जिसकी वजह से इनके बीच में कन्फ्लिक्शन शुरू हो जाता है। बड़े बड़े जो कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, इसके अलावा जितने भी एजुकेशनल संस्थान थे, सब जगह जो सिंहली स्टूडेंट थे उनको ही प्रायोरिटी दी गई। इसके अलावा बौद्ध धर्म को, अगर हम बात करें बुद्धिज्म को, जो है वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके बुद्धिज्म का प्रोटेक्शन प्रदान किया गया, और वहां पे जो बौद्ध धर्म है उसको बढ़ावा दिया गया, जिसकी वजह से तमिल्स में और भी ज्यादा इनसिक्योरिटीज आ जाती है, और जिसकी वजह से जो मेजोरिटी में है यानी जो सिन्हालाज है और जो माइनॉरिटी में यानी तमिल्स, उनके बीच में कन्फ्लिक्शन काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और यही कन्फ्लिक्शन जो है सिविल वॉर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि श्रीलंका में जब मेजोरिटेरियनिज्म की गवर्नमेंट बनती है, उसके बाद जो लोग हैं वो खुश नहीं होते, और खुश ना होने की वजह से उनमें कन्फ्लिक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और यही कन्फ्लिक्शन जो है गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न करता है, और वहां पे गृह युद्ध होता है। कहाँ? श्रीलंका में। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो 1956 का लॉ बना था, 1956 के लॉ के बाद तमिल्स के ऊपर क्या रिएक्शन आया। और जाहिर सी बात है, जब उनको बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, मार्जिनलाइज कर दिया जाएगा, तो उनका जो इंप्रेशन होगा वो बिल्कुल नेगेटिव आएगा। वो बहुत ज्यादा अपनी गवर्नमेंट से, सरकार से जो है असंतुष्ट होंगे। तो वही चीज हुआ कि जो तमिल्स थे उनको जो है काफी ज्यादा
उनके साथ ट्रीटमेंट किया जा रहा था, जिसकी वजह से वो काफी इनसिक्योर थे। उन्होंने फिर डिमांड करी, उन्होंने डिमांड करी कि हमें पॉलिटिकल राइट्स दिए जाए, यानी समान राजनीतिक अधिकार दिए जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए एजुकेशन में और जॉब में। इसके अलावा रिकॉग्निजेशन ऑफ तमिल लैंग्वेज, यानी जो तमिल भाषा है उसको भी मान्यता दी जानी चाहिए, जिस तरीके से सिन्हालास को दी है, सिंहली भाषा को दी है। और इसके अलावा रीजनल ऑटोनॉमी यानी क्षेत्रीय लेवल पे स्वायत्तता दी जानी चाहिए, ताकि हम भी जो है खुद को सिक्योर फील कर सकें। ठीक है, इसके बाद जो है ये डिमांड रखते हैं, और इन डिमांड के साथ जो है मेजोरिटी में जो सिन्हालाज है और जो माइनॉरिटी में तमिल से, इनके बीच में कन्फ्लिक्शन काफी बढ़ जाता है। इसका रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट ये होता है सिविल वॉर की कंडीशन पैदा हो जाती है। जो सिंहली है वो सरकार में एडमिनिस्ट्रेशन वर्क वो संभाल रहे हैं, और इसके अलावा अच्छी गवर्नमेंट जॉब उनको मिल रही है, एजुकेशन के फील्ड में उनको प्रायोरिटी मिल रही है। इन सब की वजह से इनके बीच में जो है वायलेंस काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और ये गृह युद्ध हो जाता है। इसके कई सारे इसके कारण, इस वजह से जो है हजारों लोग मारे जाते हैं। इसके अलावा बहुत बड़े लेवल पे लोगों की जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उसका नुकसान होता है। इकोनॉमिकल लेवल पे अर्थव्यवस्था काफी कमजोर हो जाती है, जो इकोनॉमी है वो काफी वीक पड़ जाती है। इसके अलावा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यानी राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, यानी ये आपका जो सिविल वॉर का परिणाम था। सिविल वॉर क्यों हुआ? 1956 के लॉ की वजह से, जिसमें माइनॉरिटी को पूरी तरीके से मार्जिनलाइज कर दिया गया था, उनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट किया गया था। उसके बाद उन्होंने अपने लिए डिमांड करी, जिसके बाद मेजोरिटी में जो है सिन्हालास और जो माइनॉरिटी में है तमिल, इनके बीच में कन्फ्लिक्शन होता है, और यही कन्फ्लिक्शन आपका सिविल वॉर में कन्वर्ट हो जाता है। और सिविल वॉर का रिजल्ट ये होता है कि हजारों की संख्या में लोग मारे जाते हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, राजनीतिक स्तर पर जो है पूरे देश में अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है, और इकोनॉमिकल लेवल पर यानी आर्थिक स्तर पर देश काफी कमजोर हो जाता है। अब बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो ये है कि श्रीलंका की जो रीजन है उसका कारण वहां की डाइवर्सिटी नहीं थी कि अलग अलग कल्चर के लोग हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। वहां पर जो रीजन था गृह युद्ध होने का वो था पावर शेयरिंग में, पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को बहुत ज्यादा पावर दे देना और दूसरी कम्युनिटी को पीछे छोड़ देना या उसको इग्नोर कर देना, उसके साथ अनफेयर ट्रीट करना, जिसकी वजह से ही ये कंडीशन पैदा होती है। अगर हम अब शॉर्ट में समझे, पूरे जो हमने पढ़ा इसका सार समझे, समरी समझे इसका बेल्जियम और श्रीलंका को लेकर के, तो बेल्जियम में जो पावर शेयरिंग की गई थी उसमें जो पावर है वो सभी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके बीच में इक्वली डिवाइड किया गया था, यानी समान समान स्तर पर बांटा गया था। श्रीलंका में मेजोरिटी में जो थे उनका डोमिनेशन ज्यादा था, उन्होंने अल्पसंख्यकों पर या माइनॉरिटी में जो लोग हैं उनके ऊपर अपनी सत्ता स्थापित करी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कम्युनिटी को, जो रीजनल लेवल पे कम्युनिटी थी उनको भी पावर प्रोवाइड किया गया ताकि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, जबकि श्रीलंका में माइनॉरिटी के राइट्स को पूरी तरीके से इग्नोर किया गया, उनके साथ अनफेयर ट्रीट किया गया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बेल्जियम में जो पावर शेयरिंग हुई, इससे वहां पे पीस मेंटेन रहा, साथ ही साथ जो वहां के लोग हैं, वहां की जो लोगों के बीच में एकता है उसको काफी मजबूती मिली। जबकि दूसरी तरफ श्रीलंका में कन्फ्लिक्शन काफी बढ़ जाता है, दोनों समुदाय के लोगों के बीच में टकराव की स्थिति बढ़ जाती है, और यही टकराव बाद में गृह युद्ध में कन्वर्ट हो जाता है, सिविल वॉर में कन्वर्ट हो जाता है। बेल्जियम में जो पावर शेयरिंग थी इसने लोकतंत्र को मजबूत बनाया, डेमोक्रेसी को काफी ज्यादा स्ट्रांग किया, जबकि श्रीलंका में जो पावर शेयरिंग की गई थी उसमें जो डेमोक्रेसी है उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, बहुत बड़ा चैलेंज था। बहुत बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ा कि समुदाय में, कम्युनिटी में रहने वाले इतने सारे लोग थे, लेकिन पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के लोगों को ही प्रायोरिटी दी गई, जिसकी वजह से वहां पर इतना बड़े लेवल पे इशू क्रिएट हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग यानी सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप। यानी अगर पावर शेयरिंग की बात करें तो पावर शेयरिंग को अलग अलग लेवल्स पे बांटा जाता है, इसको जो है हम अलग अलग फॉर्म में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी सत्ता का क्षैतिज वितरण। सत्ता का क्षैतिज वितरण की बात करते हैं तो इसमें पावर्स को जो है अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में, सरकार के अलग अलग ऑर्गन के बीच में, सरकार के अलग अलग अंगों के बीच में जब शक्तियों को या पावर को बांटा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो उसको हम हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कहते हैं। जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव यानी विधायिका की बात करते हैं, जिसका मेन काम होता है लॉ को बनाना, कानून को बनाना और उसको जनता को प्रतिनिधित्व करना, जनता का रिप्रेजेंटेशन करना। एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका की बात करते हैं, इसका काम होता है जो लॉ बना है उसको इम्प्लीमेंट करना और प्रशासन को चलाना। जबकि जुडिशरी या न्यायपालिका का काम होता है कि जो लॉ पास किया गया है उसको प्रोटेक्शन प्रदान करना, साथ ही साथ
लोगों को न्याय देना। तो इन तीनों के बीच में जो पावर शेयरिंग की जाती है, इसको ही पावर का क्षैतिज वितरण या सत्ता का हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाई इज हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट, कि सत्ता का क्षैतिज वितरण क्यों महत्वपूर्ण है। तो सत्ता का क्षैतिज वितरण इसलिए इंपॉर्टेंट है, इससे जो पावर है वो एक पर्सन के हाथ में सेंट्रलाइज ना हो सके, यानी सत्ता का केंद्रीकरण ना हो सके। ऐसा ना हो कि एक ही व्यक्ति जो है पावर को एंजॉय करे, ऐसा ना हो। ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, इसलिए पावर्स को अलग अलग लेवल पे बांट दिया जाता है। दूसरा है, इससे जो चेक एंड बैलेंस जो है वो बना रहेगा, देश में शांति व्यवस्था बनी रहेगी, कानून व्यवस्था संतुलन में रहेगा। इसके अलावा जो पावर है उसका मिसयूज नहीं होगा, इसलिए पावर्स को अलग अलग लेवल पे बांटा जाता है, ताकि सारी अथॉरिटी अपने 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 लेवल पर अच्छे से काम को कर सके। और ये इससे हम क्या करते हैं, अपने लोकतंत्र को, अपनी डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं, उसको रक्षा प्रदान करते हैं। एग्जाम्पल के लिए इसमें एक मैंने एग्जाम्पल भी दिया है कि पार्लियामेंट जो है वो आपके लिए क्या करता है, पार्लियामेंट मेक्स अ लॉ, इफ अ लॉ वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। यानी जो पार्लियामेंट है वो आपके लिए कानून बनाता है, अगर वो कानून जो है आपके लिए ठीक नहीं है तो आपका जो न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट है उस कानून को जो है असंवैधानिक घोषित कर सकती है। समझ में आया। तो इस तरह से अलग अलग स्तर पर पावर्स को बांटना बहुत जरूरी है, ताकि कोई एक व्यक्ति पावर को एंजॉय ना कर सके, और पावर को अलग अलग लेवल पर बांट करके हम अपने लोकतंत्र की रक्षा भी करते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, कि हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का मतलब होता है कि सत्ता सरकार के सेम लेवल्स के बीच में जो उसके बॉडीज हैं यानी अंग है, उनके बीच में पावर्स को बांटना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण या सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा। यानी अगर हम बात करते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग की, तो इसमें सत्ता के जो यानी पावर्स को अलग अलग लेवल्स पे बांटा जाता है। जैसे आपका पहले हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट और फिर लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में भी शहर में आपकी म्युनिसिपैलिटी और गांव में आपका ग्राम पंचायत। इनके बीच में जब पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड देन लोकल गवर्नमेंट, तो इसको ही हम कहते हैं सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण या वर्टिकल पावर शेयरिंग। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, व्हाई इज कॉल्ड वर्टिकल, यानी इसको ऊर्ध्वाधर वितरण क्यों कहा जाता है या वर्टिकल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें नेशनल लेवल पर अलग अलग स्तरों के बीच में जो है पावर्स को बांटा जाता है। इसमें नेशनल लेवल की जो शक्तियां उसको स्थानीय स्तर पर बांटा जाता है, ताकि हर एक लेवल्स पे जो है देश में शांति व्यवस्था बनी रहे, और हर एक लेवल्स पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट करके ये भी किया जाता है, ये भी शो किया जाता है कि कोई एक पर्टिकुलर जो लेवल है वो पावर को एंजॉय ना कर सके, और देश में पीस मेंटेन रहे और चेक एंड बैलेंस मेंटेन रहे। दूसरा, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बेटर तरीके से यानी बहुत अच्छे तरीके से काम कर सके, और जो प्रॉब्लम है उसका जल्दी से जल्द सोल्यूशन निकाला जा सके। ठीक है। और साथ ही साथ जो लोकल बॉडीज हैं यानी जो स्थानीय स्तर की सरकारें हैं, वो भी अपने लेवल पे अच्छे से काम करके जो क्षेत्रीय स्तर है उसको उसकी देखरेख कर सके। इसलिए जो है वर्टिकल पावर शेयरिंग जरूरी है। ठीक है। आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में सेम लेवल पे पावर को बांटा जाता है, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जबकि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में पावर को डिफरेंट लेवल्स पे, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट में पावर्स को बांटा जाता है। ये आपका 5 मार्क्स में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने अलग से इसको बताया है। डिफरेंस आएगा आपका 5 मार्क्स में, इसमें आप स्टार मार्क कीजिए। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग की बात करते हैं, इसमें एक ही स्तर पर सेम लेवल में पावर्स को बांटा जाता है, जैसे आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जबकि वर्टिकल में पावर्स को अलग अलग लेवल्स पे बांटा जाता है, जैसे सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। इसमें जो पावर है उसको इसलिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसलिए बांटा जाता है ताकि नियंत्रण और संतुलन निश्चित किया जा सके, यानी चेक एंड बैलेंस को मेंटेन किया जा सके। और यहाँ पर पावर्स को इसलिए अलग अलग लेवल्स पे बांटा जाता है ताकि अलग अलग स्तर पर लोग अपने अपने लेवल पे देश में और राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर अच्छे से काम कर सके। इस तरीके से क्या होता है, अगर हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग इसलिए की जाती है ताकि जो पावर है वो सेंट्रलाइज ना हो सके, एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण ना हो, बल्कि वो अलग अलग अंगों के बीच में पावर जो है बट जाए, और सभी देश की शासन व्यवस्था को अच्छे से चलाने में अपना पार्टिसिपेशन करें। जबकि ऊर्ध्वाधर वितरण इसलिए किया जाता है ताकि प्रशासन में सुधार लाया जा सके, जो भी मसले हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसका जल्द से जल्द सोल्यूशन निकाला जा सके और लोकतंत्र को मजबूती प्रदान की जा सके। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है आपका पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, यानी अलग अलग सोशल ग्रुप या सामाजिक जो ग्रुप हैं उनके बीच में पावर्स को बांटना।
तो ये लोकल लेवल पर समाज में जो अलग अलग जो है सोशल ग्रुप्स होते हैं, जैसे रिलीजन के बेसिस पे, लिंग्विस्टिक यानी भाषा के आधार पर, एथनिक और कल्चर के आधार पर, यानी भाषाई आधार पर, जातीय आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर, तो इन लोगों को सम्मान प्रदान करने के लिए और इनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो सके, इसके लिए जो है कम्युनिटी बेसिस पे भी गवर्नमेंट बनाई जाती है। कम्युनिटी बेसिस पे भी जो पावर है उसको शेयर किया जाता है। ठीक है, इसकी आवश्यकता क्यों है, इसकी जरूरत क्यों है? इसकी जरूरत यह है कि इसलिए ताकि सभी कम्युनिटी की भागीदारी जो है उसको सुनिश्चित किया जा सके, जो माइनॉरिटी है, जिनकी संख्या कम है, उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके, और लोकल लेवल पर जो समाज और सामाजिक स्तर पर जो संघर्ष है, कन्फ्लिक्शन, उसको खत्म किया जा सके, और नेशनल लेवल पर यूनिटी को मजबूत किया जा सके और लोकतंत्र को मजबूत किया जा सके। इसलिए कम्युनिटी बेसिस पे भी पावर को शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिए। पहला एग्जाम्पल मैंने आपको बेल्जियम का दिया है कि बेल्जियम में कम्युनिटी, जो वहां की कम्युनिटी थी, वहां पे लिंग्विस्टिक बेसिस पे और वहां के जो लैंग्वेज बेसिस है उस पर पावर को शेयर किया गया था, ताकि वहां पर जो लोग हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके, वो अपने आप को मार्जिनलाइज फील ना कर सके। ठीक है, इसी तरीके से इंडिया में जो है, जो लोग लोअर कास्ट के हैं या फिर जो लोग जो है इकोनॉमिकल लेवल पे बहुत पिछड़े हैं, उन लोगों को सरकार के द्वारा जो है आरक्षण प्रदान किया जाता है, जैसे SC ST OBC यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड OBC। इसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि अब ना जो इकोनॉमिकल लेवल पर वीक होते हैं उन लोगों को भी जो है सरकार आरक्षण प्रदान करती है। ये आरक्षण या रिजर्वेशन इसलिए दिया जाता है ताकि इन लोगों को मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ा जा सके, समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा सके, और इन लोगों का भी ओवरऑल डेवलपमेंट या पूर्ण रूप से विकास हो सके। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं राजनीतिक दलों, दबाव समूह और आंदोलनों के बीच सत्ता का विभाजन, यानी पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। राजनीतिक दल की बात करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं, तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है जो चुनाव को लड़ती है, इलेक्शन में खड़ी होती है, कंपीट करती है एक दूसरे को, और जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं उसकी सरकार बनती है। तो उनके पास भी पावर को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ताकि वो सरकार की जो सरकार में एक मेन लीडर का काम करे। लेकिन वो भी पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन को नहीं जीतती है, वो विपक्ष की भूमिका निभाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका विपक्ष कौन होता है? ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन में खड़ी होती है और वो हार जाती है क्योंकि उसको उतने वोट नहीं मिलते हैं। तो वो जो पार्टी होती है उसको हम क्या कहते हैं? विपक्षी दल कहते हैं, यानी ऑपोजिशन कहते हैं। तो कुछ पावर जो ऑपोजिशन को भी दिया जाता है ताकि वो जो लीडिंग पार्टी है उनके कामों के ऊपर निगरानी रख सके। ठीक है, इसके बाद दूसरा है गठबंधन की सरकार की बात करते हैं, कोalition गवर्नमेंट। जब एक पॉलिटिकल पार्टी के पास प्रॉपर बहुमत नहीं होता, प्रॉपर वोट नहीं होते, मेजोरिटी नहीं होती, तो वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर के गठबंधन की सरकार बनाते हैं, इसे कोalition गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको दे रखा है इनके बीच में भी सत्ता का विभाजन किया जाता है ताकि पॉलिटिकल लेवल पर देश में जो पॉलिटिकल लेवल पे जो देश में शांति व्यवस्था को बनाया जा सके, जो राजनीतिक व्यवस्था है, राजनीतिक प्रक्रिया है, वो सुचारू रूप से काम कर सके। ठीक है, और लोकतंत्र को मजबूती प्रदान कर सके, इसलिए भी जरूरी है। इसके बाद बात करते हैं दबाव समूह या प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप या दबाव समूह वो ग्रुप होते हैं जो पर्टिकुलर इलेक्शन में खड़े नहीं होते, लेकिन वो सरकार के ऊपर अपने काम के प्रति दबाव बनाए रखते हैं। जैसे आपके ट्रेड यूनियन हो गए, यूनियन मेंबर्स हो गए, इसके अलावा फार्मर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यानी किसानों का संगठन हो गया, श्रमिकों का संगठन हो गया, जो बड़े बड़े व्यापारिक हो गए उनका संगठन हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं सामाजिक आंदोलन की, सोशल मूवमेंट की बात करते हैं। तो समाज में रहने वाले बहुत सारे लोग हैं जो अपने हितों की रक्षा करने के लिए, अपने राइट्स को सिक्योर करने के लिए समय समय पर अपनी बात को रखते हैं। तो इस तरह बहुत सारे आंदोलन आपको देखने को मिलते हैं। वहां पर समाज में चेंजेस लाने के लिए, पॉलिटिकल लेवल पे चेंजेस लाने के लिए अपने आप को संगठित करते हैं, अपने आप को क्या करते हैं? अपने आप को इकट्ठा करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं, और इस तरह के मूवमेंट चलाए जाते हैं, जिसमें आपको एग्जाम्पल के लिए एनवायरमेंट मूवमेंट हो गया, वुमेन मूवमेंट हो गया, इसके अलावा राइट टू इन्फॉर्मेशन मूवमेंट हो गया, मतलब पर्यावरण आंदोलन हो गया, पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए लोगों के द्वारा आंदोलन चलाए जाते हैं, महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए आंदोलन चलाए गए, इसके अलावा सूचना के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए और सरकार से हर एक चीज की सूचना प्राप्त करने के लिए भी आंदोलन किए गए। तो ये इनको भी जो है पावर, इनके साथ भी पावर शेयर की जाती है ताकि जो है ये लोग भी जो है या फिर हम सभी जो है अपनी बात को रख सके सरकार के सामने, और सरकार और हमारे बीच में जो है एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। तो ये आपका पूरा चैप्टर था जिसमें हमने बात की कि पावर शेयरिंग जो है क्यों इंपॉर्टेंट है, और पावर शेयरिंग करने से देश में किस तरीके से शांति व्यवस्था बनी रहती है, कन्फ्लिक्शन कम होता है। फिर हमने दो मॉडल को समझा, बेल्जियम के मॉडल को और श्रीलंका के मॉडल को। बेल्जियम में समझदारी की यानी अकोमोडेशन की गवर्नमेंट थी, जबकि दूसरी तरफ श्रीलंका में
आप देखोगे मेजोरिटेरियनिज्म यानी बहुसंख्यकवाद की सरकार थी, जिसका रिजल्ट ये होता है कि सिविल वॉर की कंडीशन हो जाती है, क्योंकि पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को यानी सिन्हाला जो मेजोरिटी में है उनको प्राथमिकता दी गई थी और तमिल्स को इग्नोर किया गया था। इन सब का रिजल्ट ये आता है कि देश में अगर जो भी पावर्स है उसको अलग अलग लेवल पर सभी कम्युनिटी के बीच में, सभी लोगों के बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो शांति व्यवस्था बनी रहेगी, चेक एंड बैलेंस बना रहेगा। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं किया गया तो कन्फ्लिक्शन बन जाएगा, और वही कन्फ्लिक्शन कई बार सिविल वॉर की कंडीशन क्रिएट कर देता है और देश में गृह युद्ध हो जाता है। ठीक है, तो आई होप पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा। और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और है आप लोगों के लिए, इस चैप्टर की पीडीएफ जो नोट्स की है वो मैंने आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। लर्न विद केशा टेलीग्राम चैनल है, अगर आपके फोन में नहीं है तो प्ले स्टोर से टेलीग्राम को डाउनलोड कीजिए, लर्न विद केशा डालिए सर्च में और वहां पे मेरा चैनल आएगा, उसको ज्वाइन कीजिए। वहां पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। वहां पे आपकी जितनी भी क्लासेस हो रही हैं इनकी पीडीएफ है, प्लस आपके हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं उसकी भी पीडीएफ डाली हुई है। और समय समय पर मैं आपको सारी पीडीएफ डालती रहूंगी वहां पे, तो वहां पे चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम का पेज भी है लर्न विद केशा के नाम से, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।